नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यूपी पुलिस की तैयारी आपकी चल रही है और आपकी जीके की भी क्लासें यहाँ पर दी जा रही है ना। तो दोस्तों यहाँ पर आज से एक नई शुरुआत की जा रही है जीके जीएस की। और इस सीरीज के माध्यम से जो भी आपके टॉपिक होते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके, ये सभी चीज़ें, सभी चैप्टर आपके यहाँ पर कम से कम समय में आपके कंप्लीट होंगे। मिक्स टेस्ट तो आपके देखिए कराए ही जाते हैं। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहे हैं माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। तो चलिए यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन आपका देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 2021 में एसएससी एमटीएस में पूछा गया था। तो देखिए माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आपका पत्थर के औजार। याद रखिए, पत्थर के औजार इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखो इसकी व्याख्या भी है कि माइक्रोलिथ प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाला पत्थर के औजार थे। इन उपकरणों का प्रयोग बड़े जानवरों के मांस सहित नए खाद्य पदार्थों को काटने, पाउंड करने, कुचलने, उन तक पहुंचाने के लिए किया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है? चलिए बताइएगा, कह रहे निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है? यहाँ पर आंसर में से राइट क्या हो जाएगा? टू का ऑप्शन देना है। चलिए देखिए, टू का अगर बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए, इसका आंसर सी हो जाएगा, हुनासगी। हुनासगी इसका आंसर आपका जो है ये सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं हुनासगी, ये हुनासागी ये भारत में पुरातात्विक महत्व का पूरा पाषाण स्थल है। हुनासानी ग्राम पंचायत कार्यालय में कुछ पुराने पाषाण युग के पत्थर काटने के उपकरण मिले हैं और रखे गए हैं। अगला दिया गया है, द रामायण के अनुसार का दूसरा नाम रत्नाकर था। तो देखिए द रामायण के अनुसार है ना, किसका नाम रत्नाकर था? यहाँ पर ऑप्शन देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? वाल्मीकि। या आपको याद होगा कि रत्नाकर किसे, तो आपके वाल्मीकि को। यहाँ पर आंसर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान में से कौन सी धातु प्राप्त हुई थी? चलिए, हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान से कौन सी धातु प्राप्त हुई थी? तो देखिए आंसर आपको दिख गया है, ऑप्शन सी कॉपर इसका आंसर राइट हो जाएगा। सी नंबर कॉपर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कालीबंगन स्थित है। कालीबंगन स्थित है, ये आपके कहां पर स्थित है? कालीबंगन। तो दोस्तों कालीबंगन आपकी कहां पर है? राजस्थान में। इसका ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कालीबंगन राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पा कालीन स्थल। दोस्तों याद रखिएगा, और इसकी जो खोज हुई थी 1953 में एक घोष के द्वारा की गई थी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नौपाषाण संस्कृत स्थल नहीं है? इनमें से बताइएगा कि कौन सा एक नौपाषाण संस्कृत स्थल नहीं है। यहाँ पर देखिए 6 नंबर आपसे दिया गया है, तो 6 का ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका कुनतासी। दोस्तों कुनतासी ये नौपाषाण संस्कृत स्थल नहीं है। यहाँ पर बुर्जहुम भी है, कुलडीहावा है, मेहरगढ़ भी है। तो ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए कुनतासी कहाँ पर है? कुनतासी आपके गुजरात में है, याद रखिएगा। यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? चलिए कह रहा है जुताई वाले क्षेत्र के जो साक्ष्य मिले हैं ये आपके कहां पर मिले हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चंदोदड़ो हो जाएगा, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा। ऑप्शन सी बनेगा। याद रखिए कालीबंगा इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। और ये कालीबंगा कहां पर है? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में आपका है, और ये भी हड़प्पा कालीन क्या है स्थल है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, इसी नंबर। अगला दिया गया हड़प्पा सभ्यता का युग था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। हेलो भाई, देखो हड़प्पा सभ्यता का युग पूछा गया है, तो हड़प्पा सभ्यता का युग कैसा था? कांस्य युग था, नवपाषाण युग था, पुरा पाषाण युग था, या लौह युग था? तो ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन दोस्तों याद रखिएगा ए नंबर इसका हो जाएगा, ये कांस्य युग सभ्यता था। दोस्तों याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सभ्यता में कांस्य की खोज हुई एवं ये प्रयोग में भी लाए गए थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं था? तो चलिए गुजरात में दोस्तों दिया है लोथल, दैमाबाद, सुरकोतदा और धौलावीरा। दोस्तों यहां पर हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं था। 9 का ऑप्शन दोस्तों यहां हो जाएगा बी नंबर दैमाबाद। दैमाबाद जो कि दोस्तों ऑप्शन आपका बी नंबर आपका दिया गया है। दैमाबाद ये आपके दक्षिण भारत में जो आपकी गोदावरी नदी की जो सहायक नदी है प्रवरा नदी, इसके तट पर आपका स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? दोस्तों दिया गया है कि नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण इनमें से कौन सा है? तो नवपाषाण युग का है ऑप्शन आपका सी नंबर बुर्जहोम। ऑप्शन सी हो जाएगा बुर्जहोम जो दिया गया है ये कैसा है? नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है। ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों ये बुर्जहोम को प्लेस ऑफ विर्च भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि बुर्जहोम को प्लेस ऑफ विर्च भी कहा जाता है। यह कश्मीर में स्थित है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी चीज सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का घोतक है?
चलिए, कौन सी चीज सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का घोतक है? यहां पर दिया है मिट्टी के बर्तन, मोहरे, नाव और घर। देखो क्या दिया है, कह रहा है वाणिज्यिक मतलब व्यापार से रिलेटेड, है ना। तो यहां पर जो आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, जो मोहरे थे दोस्तों, ये आपकी वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का घोतक है। ऑप्शन आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे हड़प्पा की सामाजिक जो व्यवस्था थी वो कैसी थी? हड़प्पा की जो सामाजिक व्यवस्था थी कैसी थी? समतावादी थी, दाश्रम आधारित थी, रंग वर्ण थी या जाति आधारित थी? तो दोस्तों यहां पर याद रखिए, हड़प्पा जो सामाजिक व्यवस्था थी ये आपकी समतावादी थी। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, समतावादी इसका आंसर आपका बनेगा दोस्तों, समतावादी। यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, हड़प्पा की खुदाई में उच्च वर्ग निम्न वर्ग के लोगों का मकान एक साथ निर्मित नहीं मिले हैं, है ना। जो लोग सी दे रहे हैं तो देख सकते हैं कि हड़प्पा की खुदाई में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों का मकान एक साथ निर्मित नहीं हुए हैं। इससे पता चलता है कि रंग वर्ण पर आधारित नहीं था दोस्तों, ये व्यवस्था समतावादी पर आधारित रही है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर इनमें से कौन था? चलिए, थोड़ा कठिन जरूर होंगे लेकिन मन को खुश कर देने वाले क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है। 2019, 2020, 2021, 2022 ये 4 साल के क्वेश्चन आपके पूछे हुए आपके लिए गए हर एक एग्जाम से, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर दिया भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा हड़प्पा। क्या हो जाएगा? हड़प्पा। इसका आंसर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा, हड़प्पा हो जाएगा। अब अगला पॉइंट आप देख सकते हैं कि जो हड़प्पा की खोज किया था वो आपके दयाराम साहनी ने किया था, और ये किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो की खोज आपके रखाल दास बनर्जी ने किया था, किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। चंदूदड़ो जो आपका है M.G. मजूमदार ने सिंधु नदी के किनारे। धौलावीरा आपके आर्य विशिष्ट हो जाएगा, कालीबंगन के घग्गर नदी, लोथल आपका हो जाएगा भोगवा नदी, और बनावाली जो कि आपके प्राचीन सरस्वती। यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा की खुदाई में नहीं पाई गई थी? दोस्तों 9 व्यवस्थित नालियां, किला, जलाशय या शिखर रहित मंदिर। ये बताइएगा हड़प्पा की खुदाई में क्या नहीं पाया गया? तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं ऑप्शन डी, यहां पर शिखर रहित मंदिर, ये क्या मिले हैं क्या? नहीं, तो ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। बहुत बार पढ़े हैं, पहला टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है ना। यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधु घाटी और आज की हिंदू धर्म के प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध किस पूजा से साबित होता है? मतलब सिंधु घाटी समय में जो भी आपकी पूजा होती थी और आज के समय जो हिंदू धर्म के प्राचीन संस्कृति के बीच आपका जैविक संबंध है, ये किस पूजा से साबित होता है दोस्तों? तो 15 का ऑप्शन में से क्या बनेगा? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा पत्थर, वृक्ष और जानवर। पत्थर, वृक्ष और जानवर, यहां पर आंसर बी राइट हो जाएगा, नोट करिएगा। देवी मां आपका यहां पर नहीं, यहां पर पत्थर, वृक्ष और जानवर, इसका आंसर बी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, देखो यहां पर दिया गया है कि सिंधु घाटी और आज की हिंदू धर्म की प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध पत्थर, वृक्ष और जानवर के पूजा से साबित होता है। अगला है, सिंधु सभ्यता का वह एकमात्र स्थल जहां से कृत्रिम गोदीवाड़ा मिला था। कह रहा है कृत्रिम गोदीवाड़ा जो मिला है वो कहां से मिला है? तो 16 का ऑप्शन ये हो जाएगा आपका लोथल, इसका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि गुजरात के अहमदाबाद जिले में है दोस्तों। यहां पर आपका जवाब ए हो गया। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सोर तुगई अर्थात जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को सोर तुगई भी कहते हैं। यह किस देश में, मतलब कह सकते हैं, सॉरी एक माफ करिए, मतलब जो सोर तुगई है ये सिंधु घाटी सभ्यता का सभ्यता से संबंधित आपका देश है, ठीक है। तो ये आपका जो है कहां पर है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा अफगानिस्तान में है। ये अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड आपका है सोर तुगई, ये आपका अफगानिस्तान में ये शहर आपका है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित पालतू जानवरों में से जो सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में अनुपस्थित था वो आपका कौन है? टेराकोटा मतलब जो कच्चे बनाए जाते थे कोई भी चीजें, उनको पका देते हैं, टेराकोटा होता है। तो कह रहा है टेराकोटा में अनुपस्थित था अर्थात क्या नहीं था? तो दोस्तों भैंस, भेड़, गाय या सुअर। तो इसमें से ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा, जो गाय है वो गाय इसमें से मौजूद नहीं थी। इनके टेराकोटा में अर्थात जो भी बर्तन होते थे आपके, उनमें भैंस, भेड़ और सुअर जरूर मिलते थे, है ना, लेकिन गाय का कहीं जिक्र आपका नहीं है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ या किला का था? बिना किला का इनमें से कौन सा शहर था दोस्तों, देख सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा चंहुदड़ो जो आपका है, ये दक्षिण मतलब मोहनजोदड़ो के दक्षिण में 130 किलोमीटर दूर आपका है, और N.G. मजूमदार ने इसकी खोज किया था। ये सिंधु शहर जो बिना गढ़ का था, ये ऑप्शन आपका डी वाला बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी की विशेषता क्या थी? प्रकृति की शक्तियों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, देहाती खेती या जाति आधारित समाज। दोस्तों 20 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सिंधु घाटी आ गया है और सिंधु घाटी में व्यवस्थित शहरी जीवन था। ऑप्शन इसका जो बनेगा वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। याद रखिए सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी, जिसकी विशेषता के रूप में समकोण पर काटी हुई सड़कें, नगर का 2 टीलों में विभाजित होना, है ना,
टीला जो दुर्ग रहित होगा वो भी टीला कैसा होगा, दुर्ग रहित था। पश्चिमी टीला दुर्गीकरण आपका था। जल निकासी व्यवस्था इत्यादि इसमें से आपके सुनिश्चित मिलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मकान होता था ये प्रायः किसका बना होता था। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान प्रायः जो बना होता था किसका बनता था। 21 को ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा, 21 नंबर जवाब दीजिए। चलिए, 21 का जो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर नंबर हो जाएगा पक्की ईंटों का। दोस्तों याद रखिए, पक्की ईंटों के मकान होते थे। यहाँ पर आंसर जो आपका है यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। और मकान जो भी होते थे मोटी दीवारों के होते थे। किसकी, मोटी दीवारों को होते थे, इसलिए ताकि मोटी दीवार होगी तो उससे क्या होगा, गर्मियों में कमरा भी ठंडा रह सकता है। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानव द्वारा उपयोग किया गया पहली धातु इनमें से कौन थी। मानव द्वारा प्रयोग किया गया पहली धातु इनमें से कौन थी। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन देखिए बी नंबर, यहाँ पर तांबा आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देवी माँ की पूजा संबंधित थी। देवी माँ की पूजा संबंधित थी, किससे संबंधित थी। चलिए, देवी माँ की पूजा जो आपकी थी ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। ऑप्शन आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखो यहाँ पर जो देवी है ये उर्वरता के देवी मानते थे, ठीक है। याद रखिएगा, हड़प्पा में मिली एक मूर्ति थी जो कि गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया था, तो ये भूमि को उर्वरता की देवी मानते थे दोस्तों। मोहनजोदड़ो में एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी मिली थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था। चलिए, कितना भी पढ़ोगे ऐसा आपको मिलेगा नहीं, चाहे कितनी भी किताब आपकी मोटी हो चाहे कितनी भी पतली हो, ये सब चीजें जो आपको मिल रही हैं एक साथ, कठिन से कठिन सरल से सरल, ये आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। देखो, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा आपका था, तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अन्नागार। ऑप्शन बी अन्नागार इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम इनमें से पूछा गया है 25 नंबर है, और 25 को ऑप्शन में से क्या बनेगा। चलिए, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, मृतकों का टीला। ऑप्शन आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, मृतकों का टीला हो जाएगा। यहाँ पर दिया है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे, यहाँ पर बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा, मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या जौ। तो दोस्तों कपास के लिए, किसके लिए, कपास में अग्रणी थे। यहाँ पर आंसर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर देखो वैसे ये लोग जो उपजाते थे चावल, गेहूं, जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई, ये सब उपजाते थे। अगला दिया गया, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है। तो दोस्तों हड़प्पा के समय जो भी मुद्रा थी उनका निर्माण करते समय किसका प्रयोग करते थे, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं जवाब क्या बनेगा, तांबा का। अच्छा देखो फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कह रहे निम्नलिखित किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। तो आप ही बताइएगा, उस समय जो भी मुद्रा होती थी, है ना, जो भी मुद्रा होती थी तो आपको मालूम होगा कि टेराकोटा की होती थी। टेराकोटा को हम लोग क्या बोलते हैं, जो भी आपकी जैसे बोल सकते हैं क्या, असरफियां बोल सकते हैं। तो ये भैया तांबे नहीं, ये टेराकोटा इनको बोलेंगे, क्योंकि उस समय जो भी असरफियां होती थी एक प्रकार की मिट्टी की ही होती थी, लेकिन पकी हुई मिट्टी की होती थी। तो इस कारण से इसका आंसर आपका नंबर है, राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, यहां पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हाँ बिल्कुल है, सेलखड़ी जिसे बोलते हैं, है ना, सेलखड़ी जिसे बोलते थे। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया। तो भैया सिंधु घाटी सभ्यता का जो विशाल स्नानागार है ये कहां पर पाया गया था। देखिए 28 को ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आंसर आपका बी नंबर है, मोहनजोदड़ो, आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है। चलिए, कह रहा है किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध नर्तक कन्या जो आपकी थी, है ना, इसकी जो प्रतिमा है वापस देने के लिए कहा है, ये किस देश ने कहा है। चलिए 29 को ऑप्शन देना है। हमने बताया बिल्कुल नए नए क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, इतिहास के जो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी आपको मिलेंगे। आपने देखा होगा जब अच्छे एग्जाम होते हैं तो उसमें क्या होता है, इतिहास के क्वेश्चन करंट से रिलेटेड कर देते हैं, वैसे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो दोस्तों 29 को ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, पाकिस्तान। दोस्तों क्या हो जाएगा, पाकिस्तान इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो लरकाना जिला सिंधु से मिली, जो वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है, अतः पाकिस्तान ने उस पर अपना हक बताते हुए भारत से उसे वापस करने को कहा है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी। सिंधु अर्थव्यवस्था, उस समय जो भी अर्थव्यवस्था चलती थी वो आपकी कृषि पर चलती थी। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, आपका नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, कृषि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है, कह रहा है यहां पर अगला सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम पूछा गया है। सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम पूछा गया है, तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, माया सभ्यता। चलिए
यहां पर आंसर जो आपका दिया है दोस्तों 31 नंबर में, 31 को ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, मेसोपोटामिया की सभ्यता दोस्तों, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की है। मेसोपोटामिया शब्द का यूनानी अर्थ है दो नदियों के बीच। यह इराक की दजला और फरात नदियों के बीच पड़ता है दोस्तों, याद रखिएगा। यहां पर मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, फिर सिंधु घाटी, फिर इसके बाद माया सभ्यता। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पाकिस्तान में है। ये तो क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। तो यहां पर देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो कि पाकिस्तान में है, यहां पर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। यहां पर आंसर डी बिल्कुल सही है, हड़प्पा इसका आंसर राइट हो जाएगा, जो कि याद रखिएगा मांटमोगरी जिले में रावी नदी के तट पर आपका स्थित है और सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा स्थल दोस्तों आपका है। यहां पर देख सकते हैं लोथल गुजरात में, कालीबंगन राजस्थान में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए गए हैं। तो भैया बताइएगा, हड़प्पा कह रहा है किस नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए गए थे। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, ए और बी, अर्थात रावी और आपका सिंधु इसका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु सभ्यता की लिपि जो है वो आपकी कैसी है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है ये कैसी है। तो दोस्तों ये कैसी है, आपकी अज्ञात है। क्या है, अज्ञात है दोस्तों, ठीक है, पढ़ी नहीं गई आपकी ये लिपि अभी तक अज्ञात है दोस्तों, याद रखिएगा। सिर्फ भाव चित्रात्मक है, बस भाव के अनुसार वो समझ सकते हैं और कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सही मिलान यहाँ पर करना है। तो देखिए मोहनजोदड़ो पुजारी की मूर्ति, मतलब यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आपका आंसर इसमें बन सकता है। मोहनजोदड़ो से दोस्तों मिला है क्या, विशाल स्नानागार मिला है, तो यहाँ पर हो जाएगा विशाल स्नानागार। हड़प्पा से क्या मिला है भैया, पुजारी की मूर्ति मिले है, यहां पर आपका 1 हो जाएगा। कालीबंगा से क्या मिला है, जुते हुए खेत के निशान मिले हैं, यहां पर 3 हो जाएगा। लोथल से क्या मिला है, तो लोथल से आपका हो जाएगा क्या, तो यहां पर बंदरगाह हो जाएगा। तो देखिए कोई आंसर है 4 1 3 2, पहला इसको ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की जो गलियां कैसी थी। यहां पर बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां जो थी वो कैसी थी 36 नंबर में। दोस्तों 36 की अगर बात करें तो यहां पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा, चौड़ी और सीधी। कैसी थी, चौड़ी सड़कें थी और सीधी सड़कें थी। यहां पर आंसर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि उस समय इंजीनियर तो थे नहीं कि हाँ इस रोड को ऐसे ऐसे कर दें और यहाँ पर थोड़ा ऊंचाई करके इसको ढाल कर दें। इंजीनियर तो थे नहीं, तो अपने हिसाब से बना लिए थे। यहाँ पर देखो दिया गया है कि किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी। किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी। दोस्तों 37 को ऑप्शन बी, नृतक की मूर्ति जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर दिया है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए बताइएगा, धौलावीरा जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए देखिए 38 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, धौलावीरा। ये आपका है दोस्तों, याद रखिएगा जल प्रबंधन के लिए। किसके लिए है, जल प्रबंधन, इसका जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। और अगला पॉइंट यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे 1800 से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व की 30 ऋग्वेद पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस वर्ष शामिल किया गया था। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर बताइए आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। कह रहा है 1800 से 1500 ईस्वी पूर्व की 30 ऋग्वेदिक पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस वर्ष शामिल किया गया था। यहां पर आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा 2007, ठीक है, 2007 इसका जो आंसर है यहां पर राइट हो जाएगा। और दोस्तों इसमें क्या था, यहां पर देख सकते हैं इतने छंद और 1028 भजन का संग्रह है। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष सूत्र किस वेद का एक मंत्र है। चलिए बताइएगा कि पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र है। यहां पर देखिए 2 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर आंसर आपका सी हो जाएगा, आपके ऋग्वेद का है। किसका है, ऋग्वेद, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, सी नंबर है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज के साथ उसका संबंध जीवन के 4 लक्ष्यों से निर्धारित होता है। निम्नलिखित में से इनमें से लक्ष्य जो आपका नहीं है वो कौन सा लक्ष्य नहीं है दोस्तों। तो देखो अर्थ होता है, मोक्ष होता है, धर्म होता है, लेकिन सिद्ध नहीं होता है दोस्तों। अब ये 4 लक्षण होते क्या है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि 4 लक्षण होते हैं, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। ये व्यक्ति के आपके कह सकते हैं एक प्रकार से देखा जाए जो जीवन लक्ष्य निर्धारित होता है व्यक्ति का, तो सबसे पहले काम, फिर उसका अर्थ, धर्म और मोक्ष, ये होते हैं। अगला दिया गया है, वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह कहलाते हैं। वैदिक भजन जो थे इनका मुख्य संग्रह होता था संहिता। यहां पर आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह को संहिता कहलाते हैं। आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर दिया है पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए का रूप धारण किया जो कि पानी में डूब गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक अवतार यहाँ पर देखा होगा जो कि पानी में जब डूब रही थी तो भगवान विष्णु ने एक अवतार लिया था। अब वो आपका था किसका भाई, शेर का था क्या, या सूकर का, बाघ का, या हाथी का। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा एक सुअर का। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपका जवाब बी हो गया। और यहाँ पर संस्कृत में सुअर आपका होता है जो हिंदू भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से तीसरा अवतार आपका है।
यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, वैदिक काल के अति महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह आपको चयन करना है। वैदिक काल के जो देवता थे दोस्तों, अग्नि देवता, इंद्रदेव और सोमदेव। यहाँ पर आंसर आपका नंबर राइट हो जाएगा। और अगला आपसे देखो एक शब्द होता है पुरंदर, किसे कहते हैं? पुरंदर इंद्र को कहा जाता था दोस्तों, याद रखिएगा। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता आपके इंद्र थे। अगला क्वेश्चन दिया है कि सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चलिए, सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर कपिल। इसका आंसर जो बनेगा दोस्तों कपिल के द्वारा, यहां पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता है? कौन उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता है दोस्तों? यहां पर जवाब देना है। चलिए, तो दोस्तों यहां पर जो आंसर आपका बी आ रहा है यजुर्वेद। दोस्तों यजुर्वेद ये उपवेद के अंतर्गत नहीं आता है। याद रखिएगा कि जो 4 वेद होते हैं, 4 वेद में दोस्तों देख सकते हैं वेद, यहाँ पर ऋग्वेद, सामवेद, उपवेद में आयुर्वेद और गंधर्वेद होता है। यहाँ पर देखो यजुर्वेद और अथर्ववेद है ना, ये आपके वेद हो गए। और ये उपवेद में आपके होते हैं धनुर्वेद, शिल्पवेद, आयुर्वेद और गंधर्वेद। अगला क्वेश्चन दिया गया, ऋग्वैदिक आर्य भारत में कहाँ रहते थे? ऋग्वैदिक काल में जो आर्य रहते थे ये भारत में कहाँ रहते थे? तो दोस्तों ये सप्त सिंधु में रहते थे। कहां पर? सप्त सिंधु। इसका ऑप्शन जो आपका है डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा सप्त सिंधु में रहते थे। अफगानिस्तान, स्वात घाटी, पंजाब, सिंधु नदी के जल क्षेत्र जो पूरा क्षेत्र है ना, इसको ऋग्वेद में सप्त सिंधु कहा गया है। ये शब्द आपने सुना होगा। तो अफगानिस्तान, स्वात घाटी, पंजाब, सिंधु के जो जल क्षेत्र में पूरा है इसे सप्त सिंधु क्षेत्र कहा गया है। अगला, निम्नलिखित में से किस वेद को रुद्र नाम शब्द का आरंभिक स्रोत माना गया है? बताइएगा, किस वेद को रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत माना गया है? रुद्र। यहां पर आंसर आपका हो जाएगा ऋग्वेद। इसका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी एवं पश्चिमी सागर का उल्लेख हुआ है? किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी एवं पश्चिमी सागर का उल्लेख हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है आपके शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा। नचिकेता और यम के बीच जो प्रसिद्ध संवाद है ये किस उपनिषद में उल्लिखित है? नचिकेता और यम के बीच जो संवाद हुआ है ये किसमें मिलता है? तो आपके कठोपनिषद में। ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन है? तो गौतम का संबंध किससे है? आपके न्याय से है। ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया है, लोकायतन दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? लोकायतन दर्शन के प्रतिपादक इनमें से कौन थे? यहां पर देखिए 14 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? चरवाक थे दोस्तों। याद रखिए लोकायतन दर्शक के कौन थे? चरवाक। इसका आंसर सी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, गणित, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ कौन सा है? वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ दोस्तों आपका सुलभ सूत्र। क्या? सुलभ सूत्र। इसका आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है, गार्गी, मैत्री और कपिल का जो घर था ये कहां पर था दोस्तों? गार्गी, मैत्री और कपिल का जो कपिला था इनका था आपके मिथिला में। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, मिथिला हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है। 17 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका ऋग्वेद। इसका आंसर आपका नंबर राइट हो जाएगा, ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर आर्यों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प कौशल कार्य प्रयोग में नहीं लाया गया है? दोस्तों मिट्टी के बर्तन, आभूषण, बढ़ाईगिरी या लुहार। 18 नंबर का ऑप्शन देना है। तो दोस्तों लुहारगिरी ये आपके कह सकते हैं आर्यों के द्वारा प्रयोग नहीं किया गया है। किसका? लुहारगिरी। वहीं पर मिट्टी के बर्तन, आभूषण, बढ़ाईगिरी इन सबको किया गया है। अगर आपसे दिया गया है कि भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए हैं? तो सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो कहां से? तो आपके उपनिषद जो कि आपकी कहां से? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन आपका नंबर इसका राइट हो जाएगा। और इसका अर्थ होता है कि सत्य की हमेशा विजय होती है। यहां पर दिया है, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? तो दोस्तों यहां पर धन्वंतरी को मानते हैं। ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। धन्वंतरी एक मूवी भी आपकी बनी है जिसमें से चिकित्सा के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है, वेद शब्द का अर्थ इनमें से क्या है? वेद शब्द का अर्थ इनमें से, तो वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है, जिसका ऑप्शन है आपका नंबर राइट हो जाएगा है। कहना है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? चलिए जवाब दीजिएगा, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? 22 का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों 22 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर, तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। किसका? तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? चलिए बताइएगा कि भारत में जो वर्ण व्यवस्था है ये किस लिए बनाई गई थी? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आंसर डी हो जाएगा, व्यवसायिक श्रम विभाजन के लिए। क्या? व्यवसायिक श्रम विभाजन के लिए बनाई गई थी। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से
भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? तो भारतीय संगीत का जो उद्गम है वो आपके किसमें मिलेगा दोस्तों? 24 को ऑप्शन में। यहां पर देख सकते हैं आपका आंसर हो जाएगा आपका सामवेद। हमने बताया था साम का अर्थ होता है गायन से, तो आपका आंसर बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से किस फल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इनमें से किस फल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूं, चावल या तंबाकू? देखिए 25 को ऑप्शन डी हो जाए आपके तंबाकू का जो आपका है ज्ञान ये वैदिक काल में दोस्तों आपका नहीं था, ठीक है ना। और यहां पर जो तंबाकू है भारत में कौन लाए थे? तो याद रखिए तंबाकू को भारत में लाए थे पुर्तगाली लाए थे, पुर्तगाली। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? 26 नंबर में। तो दोस्तों याद रखिए इसे बलि कहा जाता था। क्या कहते थे? बलि कहा जाता था। यहां पर आंसर आपका नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वैदिक आर्य का प्रमुख भोजन क्या था? वैदिक जो आर्य थे इनका प्रमुख भोजन में से क्या था? तो दोस्तों याद रखिए दूध और दूध से बने जो भी प्रोडक्ट होते थे अर्थात जो उत्पाद होते थे, है ना। यहां पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। बी नंबर बताना है, सब्जी फल मत लगाइए। यहां पर वैदिक आर्य जो लोग थे वो आपके दूध खाते थे और दूध से बनी हुई जो भी चीजें हो, दूध, दही, मक्खन, घी वगैरह जितनी भी चीजें हैं वो खाते थे। ऑप्शन आपका बनेगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? अब ये बताइएगा कि जो आपके 4 आश्रम होते हैं, है ना, कहते हैं व्यक्ति के 100 साल जीने के जो समय होते हैं उनमें से 25 साल किसके लिए होते हैं, 25 किसके लिए? तो सबसे पहले देखो क्या होता है, ब्रह्मचर्य आश्रम। और ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या होता है, 25 साल आप सिर्फ पढ़ाई में अपना गुजारा करेंगे। इसके बाद शादी करेंगे, बाल बच्चे होंगे, ये भी 25 साल होगा। फिर वानप्रस्थ होता है, फिर संन्यास होता है। तो याद रखिएगा क्रम जो आपका है दोस्तों, यहां पर आपका ये नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, वैदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे क्यों? चलिए बताइएगा, वैदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे क्योंकि, मतलब किस प्रकार से कह सकते हैं कि एक ग्रामीण सभ्यता के थे? तो आप लोग इसके माध्यम से, किसके माध्यम से, कि ऋग्वेद में गाय का कई जगह वर्णन है, बहुत सारे युद्ध गाय के लिए लड़े गए थे। फिर यहाँ पर देखो दिया गया है पुरोहित को उपहार के रूप में गाय दी जाती थी। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो आपका आंसर डी नंबर बन गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन दिया गया है, आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे क्यों? आर्य जो थे वो अनार्यों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे थे क्यों? तो इसको ऑप्शन देना है। कह रहा है उन्होंने बड़े पैमाने पर हथियारों का प्रयोग किया, नहीं। यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। दोस्तों याद रखिएगा, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था, इसलिए अनार्यों के संघर्ष में ये सफल रहे थे। ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन एक दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 32 दीजिए। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था? कौन कनिष्क के दरबारी चिकित्सक था? दोस्तों यहां पर आंसर में से क्या बनेगा? 32 को ऑप्शन देना है। 32 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो देखिए चरक इसका जो आंसर आपका है वो आपका राइट हो जाएगा, चरक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सकों की पहचान कीजिएगा। मतलब प्राचीन भारत में जो चिकित्सक थे वो आपके कौन सा आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे चरक पढ़ा होगा, धन्वंतरी भी पढ़ा होगा। तो आपका आंसर देखिए सी हो जाएगा, चरक हो जाएगा, सुश्रुत हो जाएगा और धन्वंतरी, ये प्राचीन भारत के क्या है, चिकित्सक थे। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता इनमें से कौन है? संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता इनमें से कौन था? 34 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण करता है पाणिनि, है ना, पाणिनि, जो कि ऑप्शन बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा। इन्होंने एक ग्रंथ की रचना किया है, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी की रचना इन्होंने ही किया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस वेद में बलि सूत्रों को शामिल किया गया था? निम्नलिखित में से किस वेद में बलि सूत्रों को शामिल किया गया था? ये दोस्तों वेद है आपका यजुर्वेद, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। यजुर्वेद में बलि सूत्रों का जिक्र किया गया है और इसमें याज्ञिक विधि विधानों का भी जिक्र किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए देखा जाए तो आपका सामवेद का जैसे आपका गायन से होता है, ऋग्वेद में आपका होता है प्रारंभिक और आर्य के विस्तार में जानकारी मिलती है, अथर्ववेद में क्या होता है, जादू टोना संबंधित होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, जादू टोना और कर्मकांड संबंधी विधान किस वेद से लिए गए हैं? चलिए बताइए, जादू टोना और कर्मकांड जो हैं ये किस वेद से लिए गए हैं? तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा? अथर्ववेद इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, है ना। और यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, कह रहा है मन स्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है? मन स्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है? बहुत बार आपने पढ़ा होगा मन,
मनु जो आपका है दोस्तों, ये मनुस्मृति ये कानून की क्या है विषय वस्तु है, अर्थात ये कह सकते हैं मनुस्मृति मतलब होता है मानव धर्म शास्त्र। ये प्राचीन हिंदू शास्त्र है और यह एक अति महत्वपूर्ण हिंदुओं के लिए कानून की पुस्तक आपके है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ इनमें से क्या होता है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ इनमें से क्या होता है। तो दोस्तों उपनिषद मतलब इनमें से क्या होता है, ज्ञान होता है, प्रज्ञता या बुद्धिमत्ता होता है, पास बैठना या सरस्वर पाठ, इनमें से क्या है। यहां पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 38 नंबर में, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा पास बैठना, ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा पास बैठना। दोस्तों याद रखिएगा, मतलब ये हुआ कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, गुरु के पास बैठकर ज्ञान लेना। ठीक है, समझ गए, इसका पूरा मतलब होता है कि गुरु के पास बैठकर ज्ञान लेना। ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, यहां पर एक शब्द आपको बताना है, क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन अभी पूछा भी गया था कि आधुनिक मनु किसे कहा जाता है। एक क्वेश्चन आप लोग जवाब दीजिएगा, आधुनिक मनु किसे कहते हैं। चलिए जो लोग कह रहे हैं कि रिकॉर्डेड क्लास चल रही है तो वो जल्दी से कमेंट करें कि आधुनिक मनु किसे कहते हैं। चलिए जल्दी से बताइएगा कि आधुनिक मनु किसे कहते हैं, जल्दी से बताइए। जिन लोगों को लग रहा है ना रिकॉर्डेड क्लास है तो बताइए जल्दी से। चलिए देखिए काफी लोग यहाँ पर जवाब दिए हैं, है ना। यहाँ पर आंसर अंबेडकर बिल्कुल सही जवाब आया है, बहुत ही अच्छे आपके देखिए 100 में 100% आपको यहाँ पर इसके क्वेश्चन के नंबर मिले हैं। याद रखिए आपका बिल्कुल सही जवाब है B.R. अम्बेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस मनीषी अर्थात पंडित ने दक्षिण भारत का एकीकरण किया था। दोस्तों मनीषी मतलब होता है पंडित, तो किस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का एकीकरण किया था दोस्तों। 39 को ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो दोस्तों 39 को ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा अगस्त। क्या हो जाएगा अगस्त, यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। आपने पढ़ा भी होगा अगस्त ऋषि, है ना, अगस्त ऋषि ये आपने बहुत पहले ही पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है क्या, क्या आपसे भारत पर पहला आक्रमण किसने किया था। भारत पर पहला आक्रमण जो किया वो किसने किया था, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा 40 नंबर में वो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर आर्यों ने किया था। किसने किया था, यहाँ पर आर्यों ने किया था, तो ऑप्शन आपका ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा गया है, पुरंदर कहा गया है, तो ऑप्शन ये नंबर इसका राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है पंचतंत्र के लेखक इनमें से कौन है। चलिए पंचतंत्र के लेखक इनमें से पूछा गया है कि पंचतंत्र के लेखक इनमें से कौन है, पंचतंत्र के लेखक पूछा गया है। और 41 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए विष्णु शर्मा जिसको ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, आपका सी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से विषम चुनना है। यहाँ पर विषम क्या है, सामवेद, यजुर्वेद, विष्णु पुराण या ऋग्वेद। तो दोस्तों यहाँ पर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ये वेद त्रयी के भाग हैं, है ना। याद रखिएगा जो ऋग्वेद होता है और कौन सा होता है, सामवेद होता है और कौन होता है आपका यजुर्वेद। तो इन तीनों को मिलाकर ही कहा जाता है वेद त्रयी कहते हैं। क्या बोलते हैं, वेद त्रयी कहते हैं, है ना। जबकि विष्णु पुराण क्या है, ये एक पुराण है। क्या है, ये एक पुराण होता है, तो ऑप्शन आपका सी नंबर है बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है। जो गायत्री मंत्र है किससे लिया गया है। चलिए गायत्री मंत्र आपने पढ़ा होगा दोस्तों, याद रखिएगा ऋग्वेद के 7वें मंडल से लिया गया है और ये देवी सावित्री को समर्पित है, अर्थात तो ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, पांडवों में सबसे बड़ा भाई कौन था। चलिए बताइएगा पांडवों में सबसे बड़ा भाई इनमें से कौन था। महाभारत तो आपने पढ़ा ही होगा, तो फिर जल्दी से बताइएगा कि पांडवों में सबसे बड़ा भाई कौन था। यहां पर आंसर आपका बनेगा कौन सा, युधिष्ठिर। जवाब हो जाएगा युधिष्ठिर, भीम नहीं होगा। कुछ लोग यहाँ पर भीम दे रहे हैं, याद रखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा युधिष्ठिर हो जाएगा। इनमें से युधिष्ठिर, फिर इसके बाद भीम, फिर अर्जुन, फिर नकुल, फिर सहदेव हो जाता है ना। और सभी राजा पांडु की 2 पत्नियां, एक कुंती थी और एक थी आपकी माद्री के संतान थी। ठीक है, कुंती से जो आपके पैदा हुए थे, कुंती से वो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, है ना। और माद्री से जो आपके हुए थे वो नकुल और सहदेव पैदा हुए थे। ठीक है, तो दोनों को याद रखना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ऋग्वेद का सबसे प्रसिद्ध भगवान अर्थात ईश्वर कौन है। ऋग्वेद का सबसे प्रसिद्ध भगवान ऋग्वेद में तो दोस्तों इंद्र को माना जाता है। आपका आंसर जो आपका ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। और पुरंदर के नाम से भी जानते हैं, भी क्वेश्चन पूछा जाता है पुरंदर के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये भी आप लोग जवाब दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, आपसे गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत के इस महाजनपद से होकर बहती थी। मतलब देखा जाए तो जो गंगा नदी है, सोन नदी है, ये नदियां प्राचीन भारत के एक महाजनपद से बहती थी। तो दोस्तों ये आपके मगध से, मगध जो कि बिहार में है, आपको मालूम है कि सोन नदी भी आपके बिहार में है, तो तुक्का मारते तो भी आपका आंसर राइट हो सकता था दोस्तों। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासकों में से अपने क्षेत्र में भाग नामक एकत्र किया था। दोस्तों यहां पर एक शब्द दिया है भाग, तो दोस्तों भाग मतलब यह है किसानों से संबंधित है, यहां पर किसान हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासकों ने अपने क्षेत्र में किसान से भाग नामक कर एकत्र किया था दोस्तों। ऑप्शन आपका ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी शताब्दी के शुरू में ही ईसवी पूर्व भारत में मौजूद
था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा वैशाली। क्या? वैशाली, जो 7वीं और 6ठी सदी है ईस्वी पूर्व में बौद्ध और जैन ग्रंथों में 16 प्रशासनिक इकाइयों या महाजनपदों का उल्लेख है ना। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा वैशाली कोई महाजनपद नहीं था, ये वज्र संघ का एक नगर था, है ना। वैशाली कोई महाजनपद नहीं था, ये वज्र संघ का एक नगर हुआ करता था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस कहां ली थी? चलिए बताइएगा, भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम जो सांस लिया ये कहां पर लिया था? यहां पर देखिए 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। चलिए डी नंबर बिल्कुल सही है दोस्तों, याद रखिए कुशीनगर। क्या हो जाएगा? कुशीनगर इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि इनकी जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी, तो आपकी 483 ईस्वी पूर्व में। कब हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में, है ना, हिरण्यवती नदी के तट पर। कहां पर? हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनारा नामक स्थान पर हुई थी, और इनकी इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन समय में अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो ये बताइए अवंतिका के नाम से किसे जानते हैं? 5 का ऑप्शन देना है, और 5 का ऑप्शन वर्तमान में दोस्तों जो मालवा महाजनपद है, कौन है? मालवा महाजनपद जो आपका है, प्राचीन काल में इसे अवंतिका के नाम से जानते थे दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आजीवक एक संप्रदाय था। आजीवक एक संप्रदाय था, तो दोस्तों यहां पर 6 नंबर बताइए क्या हो जाएगा? आजीवक एक संप्रदाय था, ये किसके समकालीन था? तो दोस्तों याद रखिएगा बुद्ध के समकालीन। क्या? बुद्ध के समकालीन दोस्तों मक्खिल गोसाल के। किसने किया था? आजीवक संप्रदाय की जो स्थापना किया था वो मक्खिल गोसाल ने किया था, ठीक है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या किया था? देखिए क्वेश्चन अभी जी आपको देखने को मिलेंगे, यहां पर बताइएगा वह कौन सा शासक था जिसने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की? 7 का ऑप्शन देना है। 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा जितने लोग यहां पर जुड़े हैं। ऑफलाइन देखते हैं तो भाई ऑफलाइन को भी लाइक कर दिया करें, ठीक है। सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर आंसर जो आपका है 7 नंबर में ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल सही है, अजात शत्रु हो जाएगा। याद रखिए हर्यक वंश के शासकों में, है ना, या एक शब्द और होता है कि हर्यक वंश के शासकों को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। मगध पर हर्यक वंश के शासक, इस वंश के संस्थापक जो बिंबिसार की हत्या किया, इनके पुत्र अजातशत्रु ने किया था, और अजातशत्रु को कुणिक के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पर सिकंदर और पोरस की सेना ने क्या किया था? किस नदी के आमने सामने अपने तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पर युद्ध की कह सकते हैं तैयारी हुई थी। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में हो जाएगा झेलम नदी के किनारे, है ना। झेलम नदी के किनारे इन्होंने अपना पड़ाव डाला हुआ था, और इसे वितस्ता के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। झेलम अर्थात याद रखिए इसे वितस्ता के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। एक नाम और भी होता है हाइड्रेस्पीस का युद्ध। क्या? हाइड्रेस्पीस का युद्ध के नाम से भी इसे जानते हैं, जो कि आपको 326 ईस्वी पूर्व में झेलम नदी के तट पर राजा पोरस के साथ, और यहां पर कह सकते हैं जो दिया गया सिकंदर, इनके साथ युद्ध हुआ था। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित मगध के वंशों को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। दोस्तों मगध के जो आपके क्रम आए हैं, मगध में जो वंश थे इनका क्रम किस प्रकार से है? तो दोस्तों यहां पर देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो यहां पर जो आपके हैं कौन? आपका हर्यक वंश। हर्यक वंश 412 से 344 ईस्वी पूर्व में आपका रहा था, है ना। इसके बाद आपका आता है कौन सा? तो यहां पर याद रखिएगा शिशुनाग वंश, ठीक है, शिशुनाग वंश। और इसके बाद दोस्तों आता है कौन सा? आपका नंद वंश। और इसके बाद लास्ट में आता है मौर्य वंश। मतलब ऑप्शन आपका देखिए सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। इस क्रम से यहां पर कह सकते हैं इसकी रचना हुई थी। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर देखो दिया है चेदी वंश का प्रसिद्ध शासक राजा खारवेल किस क्षेत्र से संबंधित था? अगर क्वेश्चन पूछे राजा खारवेल किस वंश से था, तो आप कहेंगे चेदी वंश था, है ना। और ये किस क्षेत्र से संबंधित था? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाए आपका बी नंबर है, ये कलिंग क्षेत्र से। कलिंग वर्तमान में उड़ीसा क्षेत्र को कहा जाता है। एक शब्द आपने सुना होगा खारवेल के जो एक गुम्फा है, हाथी गुम्फा अभिलेख, है ना, हाथी गुम्फा अभिलेख, ये खारवेल के समय की बात है, वहीं से जानकारी इसके बारे में मिलती भी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उस साम्राज्य का नाम बताएं जिसने पहली बार युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया था। चलिए यहां पर जवाब देना है कि उस साम्राज्य का नाम बताना है जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। दोस्तों 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 11 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मगध। क्या हो जाएगा? बी नंबर है, मगध साम्राज्य इसका आंसर हो जाएगा। मौर्य शासकों ने सर्वप्रथम युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था। दोस्तों याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उस गणतंत्र का नाम बताएं जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 8 राज्यों का एक संघ था। 8 राज्यों का एक संघ था दोस्तों, ये है आपका वज्जी। ऑप्शन आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, वज्जी इसका आंसर आपका बन जाएगा। चलिए ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहां पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक को मगध के उदय का श्रेय जाता है? मगध के उदय का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है?
बिंदुसार, अजातशत्रु या बिंबसार या वसुदेव? तो दोस्तों याद रखिएगा बिंबसार इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। 16 महाजनपदों में जो मगध था वो सबसे महत्वपूर्ण जनपद उभर कर सामने आया था और इसकी जो आरंभिक राजधानी थी वो गिरिव्रज या राजगृह के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला क्वेश्चन दिया है, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? ये बताइएगा कि मौर्य वंश के बाद कौन सा शासन मगध वंश में हुआ था। यहां पर 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखिए शुंग वंश। क्या हो जाएगा? मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या किसने किया था? उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था और शुंग की न्यू इन्होंने शुरू कर दिया था। अगर आपसे पूछे इस समय किसके समकालीन, तो पतंजलि इसके समकालीन थे। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, यहां पर आ गए हैं, कह रहा आपसे क्वेश्चन कि चेठियागिरी विहार सांची में बनाया जाने वाला एक त्योहार है। देखिए कह रहा है चेठियागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। तो ये त्योहार किसके द्वारा मनाया जाता है? यह जो त्योहार है वो किसके द्वारा दोस्तों मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा बौद्धों के द्वारा। ऑप्शन डी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा बौद्ध है। ऐसे भी तुक्का मार सकते थे क्योंकि सांची का नाम आया है और सांची में दोस्तों स्तूप भी है जो कि रायसेन जिले में आपका पड़ता है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है की, यहां पर की कर लीजिएगा की। देखिए कह रहा है कि पालक माता महाप्रजापति गौतमी ऐसी पहली महिला थी जिन्हें भिक्षुनी के रूप में चुना गया था दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर आंसर आपका बुद्ध हो जाएगा कि बुद्ध की पालक माता, क्योंकि बुद्ध को पालन पोषण किसने किया था? इनकी प्रजापति जो आपकी थी मौसी है ना, गौतमी, इन्होंने किया था और इन्हीं को ही भिक्षुणी संघ में सबसे पहले चुना गया था। तो ऑप्शन आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है गौतम बुद्ध के जन्म का एक स्थान के नाम से जाना जाने वाला एक उपवन है दोस्तों। मतलब बुद्ध के जन्म के नाम से एक स्थान है ना, एक उपवन है और ये उपवन दोस्तों आपका लुम्बिनी है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा कि गौतम बुद्ध के जन्म का स्थान क्या है? दक्षिण नेपाल के जो तराई क्षेत्र है वहां पर लुम्बिनी नामक ये एक आपका उपवन है ना, उसे जाना जाता है। और ये जानकारी होती है रुक्मिणदेही अभिलेख से जानकारी मिलती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में है? जवाब देना है। कठिन वठिन तो नहीं लग रहे हैं भाई? कठिन वठिन तो नहीं लग रहे हैं कि आपको बहुत कठिन लग रहा हो, बिल्कुल नए लग रहा हो कि हम पहली बार ऐसा पढ़ रहे हैं? ऐसा तो नहीं। हाँ, कुछ नए क्वेश्चन जरूर मिल रहे होंगे, कुछ सीखने को जरूर मिल रहा होगा और अच्छे तरीके से आपका बेहतर रिवीजन आपका हो भी रहा होगा। ठीक है ना। जो भी आप भूल गए होंगे पूरा यहाँ पर कंठस्थ हो जाएगा। चलिए, कह रहा है बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर कौन सा आपका है? देखिए तो जवाब क्या हो जाएगा? सारनाथ। यहाँ पर आंसर देखिए सारनाथ आपका जवाब बिल्कुल से इसका आंसर राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो सारनाथ उत्तर प्रदेश में वैद्य बौद्ध स्थलों में से एक आपका है और यहीं पर इनको ज्ञान के बाद देखा जाए तो धर्मचक्र अर्थात इन्होंने पहला उपदेश यहीं पर आपका दिया था, धर्मचक्र परिवर्तन। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, कह रहा महावीर जिन्हें पाली साहित्य में निगंठन नाथ पुत्र के नाम से जाना जाता है ने नामक धर्म की स्थापना किया। तो दोस्तों यहां पर देखिए 5 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, जैन धर्म। कह रहा है महावीर जिन्हें पाली साहित्य में महावीर को किस नाम से? निगंठ नाथ पुत्र के नाम से जानते हैं। ये नया क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा। याद रखिए इसका आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। सर सांची भी यूपी में है, किसने पढ़ा दिया सांची यूपी में है? किसने पढ़ा दिया? सांची कहां पर है? आपको बताया ना मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है सांची, तो यूपी में सांची कहां पर आ गया? सपने में हो क्या भाई? क्लास में कोई सपने में तो नहीं चल रहा है? थोड़ा छीटा मार लीजिए पानी आनी का, थोड़ा सा है ना, मुंह धुल लीजिए। देखो दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा सुत्त पिटक का एक हिस्सा है? सुत्त पिटक। और दोस्तों सुत्त पिटक की अगर बात करें तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा 6 नंबर में? तो ये जो दिया है मज्जिम निकाय, ऑप्शन डी। याद रखिए पाली भाषा में ये रचा गया बौद्ध है। महान त्रिपिटक दोस्तों जिसमें विनय पिटक, अभिधम्य पिटक, सुत्त पिटक में सुत्त पिटक के 5 भाग हैं, है ना, सुत्त पिटक के 5 भाग हैं। और इनके दौरान देखा जाए तो यहां पर जो मध्यम निकाय है, संयुक्त निकाय है, अगुंतर निकाय है, खुद्दक निकाय आपकी इसमें से आते हैं। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है को लाइट ऑफ एशिया या एशिया की ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है। यहां पर आंसर देना है। कह रहा है एशिया का ज्योति किसे कहते हैं? सर बहुत चिल्लाते हैं, कहां चिल्ला रहे हैं? बता रहे हैं, समझा रहे हैं। एशिया की ज्योतिपुंज के नाम से किसे जानते हैं? तो आपका आंसर भी हो जाएगा महात्मा बुद्ध, जिसका आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, एक जैन पाठ है जिसमें जैन तीर्थकारों की जीवनी है, विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर। तो दोस्तों ये बताइएगा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन उचित है? तो दोस्तों ऑप्शन इसका आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, कल्पसूत्र। याद रखिए कल्पसूत्र एक जैन पाठ है जिसमें जैन तीर्थकारों की जीवनी है, विशेष रूप से देखा जाए तो पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के बारे में यहां पर जानकारी मिलती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। जो भी नया क्वेश्चन मिलता है उसको नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
अश्वघोष द्वारा रचित एक महाकाव्य है जिसमें बुद्ध के जन्म से लेकर उनके निर्वाण प्राप्त करने तक बुद्ध के जीवन के बारे में वर्णन किया गया है। तो दोस्तों यहां पर बताइएगा अश्वघोष के द्वारा कौन सी पुस्तक आपकी है। तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र में ही बुद्ध के जीवन के बारे में सारी घटनाएं मिलती हैं। ऑप्शन आपका बी नंबर भर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। यहां पर 10 का ऑप्शन क्या बनेगा। तो 10 का ऑप्शन देखिए आपका दिया है सारनाथ, बोध गया है, कुशीनगर है, लेकिन क्या पावापुरी है क्या। तो आप कहेंगे सर नहीं, पावापुरी नहीं है ना, ये राजगीर वगैरह से है। पावापुरी बिहार प्रांत के नालंदा जिले में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। पावापुरी से संबंधित है आपके महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति पावापुरी में हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत 11 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा अहिंसा। क्या है, अहिंसा। दोस्तों याद रखिएगा जैन धर्म में 5 चीजें बताई गई हैं, है ना, 5 सिद्धांत दिए गए हैं। सबसे पहले अहिंसा, फिर सत्य, फिर आचौर्य, फिर ब्रह्मचर्य, फिर इसके बाद आपका अपरिग्रह। तो ऑप्शन क्या होगा बी नंबर। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि जैन तत्वज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी। जैन तत्वज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की जो यात्रा किया वो किसने किया था दोस्तों। तो ये थे आपके महावीर जैन, जो कि ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और ये महावीर जो स्वामी थे ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। दोस्तों याद रखिएगा। यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है। 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो जैन धर्म से जुड़ा है, नोट करिएगा जैन धर्म, इसका आंसर सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है भरहुत से संबंधित है। भरहुत एक शब्द आपने सुना होगा। भरहुत एक बौद्ध धर्म से संरक्षित है दोस्तों। यह मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिले में पड़ता है स्थल। यहां पर आंसर आपका भी हो जाएगा बौद्ध धर्म से। और भरहुत जो आपका है ये मध्य प्रदेश राज्य का जो एक सतना जिला आपने सुना होगा, तो सतना जिला में स्थित आपका ये स्थान आपका है। यहां पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे। जैनियों के पहले तीर्थकर इनमें से कौन थे। तो जैनियों के पहले तीर्थकर थे आपके ऋषभ। ऑप्शन आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ऋषभ हो जाएगा। ये ऋषभ पंत नहीं है दोस्तों, ठीक है, ऋषभ इसका आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों। और यहां पर अगर पूछे 23वें कौन से हैं, तो 23वें आपके कौन हो जाएंगे, पार्श्वनाथ हो जाएंगे। 24वें कौन हो जाएंगे, महावीर स्वामी हो जाएंगे। और आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है तमिल भाषा के, क्या दिया है, तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है। 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा बौद्ध धर्म, इसका आंसर बी नंबर राइट हो जाएगा, बौद्ध से है दोस्तों। यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है गांधार कला किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आई थी। गांधार कला किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आई थी दोस्तों, गांधार कला। 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा वैष्णव शाखा, क्या हो जाएगा, सॉरी महायान शाखा होगा। यहां पर महायान शाखा ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। कुषाण शासन के समय ये गांधार कला का विकास हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। और सबसे पहले भगवान बुद्ध की मूर्ति का निर्माण हुआ। क्वेश्चन अगर पूछे तो याद रखिए गांधार शैली के अंतर्गत सबसे पहले भगवान बुद्ध की मूर्तियों का ही निर्माण हुआ था दोस्तों, ठीक है। और इन्हीं की कह सकते हैं इनमें भगवान बुद्ध को भगवान मानकर इनकी पूजा की जाती थी। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अपना अवतार किसे माना जाता है। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार पूछा है, अगला अवतार जो माना जाता है किसे मानते हैं। तो इन्होंने कहा दोस्तों जो मैत्रेय है ना, मैत्रेय को इन्होंने अपना देखा जाए तो भगवान बुद्ध का अवतार इन्होंने माना है। ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित यहां पर कौन सा आपका है दोस्तों 19 नंबर में। तो 19 को ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर दोस्तों, चैत्य, इसका आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, चैत्य हो जाएगा। यहां पर दिया गया निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। तो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ इनमें से जो आपका है वो ऑप्शन इनमें से 20 नंबर का ऑप्शन सी, यहां पर त्रिपिटक जो आंसर आपका है वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर त्रिपिटक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति सभा कहां बुलाई थी। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति सभा कहां पर बुलाई थी। 21 को ऑप्शन आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र दोस्तों, ऑप्शन नंबर पाटलिपुत्र, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर देखिए ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है कि प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में कहां पर, राजगरा में। किसका शासन काल कौन था, शासक तो अजातशत्रु के शासन में, और अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप था। द्वितीय जो हुई थी 383 में वैशाली में कालाशोक के समय में। तृतीय हुई थी पाटलिपुत्र में अशोक के समय में। चतुर्थ हुई थी आपके कुंडल वन में, और कहां पर है, कनिष्क में। और इसके समय जो अध्यक्ष थे वासुमित्र और अश्वघोष हो जाएंगे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है सिकंदर महान का शिक्षक, तो वही आप बताइएगा इनमें से कि सिकंदर महान का जो शिक्षक था इनमें से कौन था। 22 को ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा। चलिए 22 को ऑप्शन देना है सभी लोगों को, जवाब इनमें से क्या बनेगा।
चलिए देखिए 22 का ऑप्शन काफी लोगों ने जवाब दिया है। याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा अरस्तु। क्या हो जाएगा? जिसका अभी ऑप्शन डी आया है अरस्तु, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। उसे जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। कह रहा है मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का जो प्रतिपादन किया वो किसने किया था। यहाँ पर 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए 23 को ऑप्शन आ रहा है बी नंबर। यहां पर देखिए आपका बिल्कुल सही जवाब आया है गौतम बुद्ध, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि बौद्ध धर्म ने समाज के जिन दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा, ये वर्ग कौन से थे। देखिए बौद्ध धर्म ने समाज के जिन दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा, ये वर्ग कौन से थे। तो इनमें से आपका देखिए स्त्रियां एवं शूद्र। यहां पर जो आंसर आपका है वो आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। इन्होंने स्त्रियों और शूद्रों को भी अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव ये हुआ, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है बुद्ध का अर्थ इनमें से क्या होता है। बुद्ध का अर्थ इनमें से क्या होगा। तो बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करना, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर है, बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा भी जाता है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल सही है, शाक के बनेगा। क्या? शाक की, इसका आंसर जो आपका है सी नंबर राइट हो जाएगा। और इनका जो कह सकते हैं 563 ईस्वी पूर्व में कह सकते हैं लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक जानवर सारनाथ स्तंभ में उल्लेखित नहीं है। जो सारनाथ का स्तंभ दिया है, धर्मचक्र परिवर्तन की जो घटना है यहीं से आपकी है। तो इसमें देखिए हाथी, घोड़ा, बैल, सिंह की सजीव आकृति उभरी हुई है ना। इनमें से दोस्तों आप देख सकते हैं 27 का ऑप्शन बी नंबर जो आपका हिरण है ये आपका नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था। बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई कहां पर हुई थी। तो आपके बोध गया में, ऑप्शन आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। कितनी उम्र में हुई थी। तो आप कहेंगे सर 35 वर्ष की अवस्था में हुई थी। कौन सी नदी के किनारे। तो आप कहेंगे निरंजना या पुनपुन नदी। याद रखिए निरंजना नदी को ही पुनपुन नदी भी कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा, पुन नदी भी कहा जाता है निरंजना नदी को। ठीक है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ भारत में सबसे बाद में लिखा गया। कौन सा बौद्ध ग्रंथ भारत में सबसे बाद में लिखा गया था। सबसे बाद में लिखा गया कौन सा है। यहां पर देखिए जो आपका है कौन सा, वाम साथ कासनी। यहां पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों ये ग्रंथ 10वीं शताब्दी में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 10वीं शताब्दी में लिखा गया था। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहे बौद्ध साहित्य त्रिपिटक की किस भाषा में रचना की गई है। चलिए यहां पर जवाब देना है। कह रहा है बौद्ध साहित्य त्रिपिटक की किस भाषा में रचना की गई है। यहां पर देखिए 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? संस्कृत, अर्धमगधी, पाली या प्राकृत। तो ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर है, पाली भाषा में रचना की गई है। ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया है महावीर की माता कौन थी। चलिए महावीर की जो माता थी इनमें से कौन थी। महावीर की माता इनमें से कौन थी। 31 नंबर में ऑप्शन देना है। जवाब देखिए आ रहा है ऑप्शन सी त्रिशला, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। त्रिशला इसका आंसर हो जाएगा। महावीर का जो जन्म हुआ था वो 540 ईस्वी पूर्व में कुंडलग्राम जो कि वैशाली में हुआ था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहां पर दिया था। चलिए बताइएगा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहां पर दिया था। तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर है, सारनाथ में दिया था। ऑप्शन डी सारनाथ इसका आंसर है राइट हो जाएगा। दोस्तों 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया था और धर्म ग्रंथों में से इसे धर्मचक्र परिवर्तन का नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार किसके शासनकाल में किया गया था। नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार किसके शासनकाल में किया गया। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? तो जवाब हो जाएगा अशोक के समय। दोस्तों याद रखिए अशोक के समय, ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने नेपाल व श्रीलंका में भी अपने दूत भेजे थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि वैशाख पूर्णिमा का दिन बड़ा महत्व रखता है क्योंकि इस दिन क्या हुआ था। इस दिन दोस्तों क्या हुआ था? बुद्ध का जन्म हुआ, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई और बुद्ध की मृत्यु हुई। तो दोस्तों याद रखिए इनमें से सभी इसका जो आंसर आपका है वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा है बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किन मतों पर विश्वास नहीं करता है। बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किन मतों पर विश्वास नहीं करता है। यहाँ पर देखिए तो दोस्तों यहाँ पर दिया है दुनिया दुखों से भरी है, विश्वास इस पे करते हैं। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, बिल्कुल सही है। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल सकता है, बिल्कुल सही है। ईश्वर आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना ये विश्वास इसमें नहीं है, ऑप्शन डी इसका आपका बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा जैन मतों का त्रिरत्न नहीं है। जैन मतों का त्रिरत्न नहीं है 36 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। ठीक है, ये चरित्र आपका लिखा है लेकिन सम्यक दृष्टि इसमें से आपका नहीं आता है, सम्यक दृष्टि नहीं आता है। अगला क्वेश्चन दिया है यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है। फटाफट जवाब देते रहिए।
यात्रियों को राजकुमार कहते हैं, वाकई हुएन सांग को किसे कहा जाता है? हुएन सांग को कहा जाता है। और ये कब आया था, किसके समय आया था? तो आपके हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। क्यों आया था? तो इसका उद्देश्य था कि जो बौद्ध धर्म में हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपका बिंबसार है, बिंबसार जो आपका है दोस्तों, ये हर्यक वंश का संस्थापक है, भगवान बुद्ध के समकालीन और उसका मित्र भी थे। ठीक है, भगवान बुद्ध के ये मित्र भी थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो क्या है? यहाँ पर देखिए 39 नंबर में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका बौद्ध ग्रंथ हो जाएगा। ऑप्शन डी बौद्ध ग्रंथ हो जाएगा। और इस ग्रंथ में यूनानी शासक मिनांडर के बौद्ध जो थे आचार्य नागार्जुन से किए गए प्रश्नों का संदर्भ इसी में मिलता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? चलिए, कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है 40 नंबर में? तो देखिए यहां पर देख सकते हैं महायान, यहां पर और भी आपका दिया गया है कौन सा, हीनयान होता है और थेरवाद भी होता है। थेरवाद ये आपका द है, थेरवाद इसे हम लोग दे रहे हैं, थेरवाद भी आपका है, लेकिन दिगंबर नहीं होता है। ठीक है, दिगंबर नहीं होता है, ये जैन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? इन्हें कहते हैं त्रिरत्न। ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महावीर का प्रथम शिष्य इनमें से कौन था? महावीर का प्रथम शिष्य इनमें से कौन था दोस्तों 42 नंबर में? तो ऑप्शन डी हो जाएगा जमाल था। ठीक है, जमाल जो कि इनके दामाद भी थे। और यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा डी नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात थे? वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात हैं? यहाँ पर देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, जिन, महान शिक्षक, महान प्रचारक या जैन। इसे नोट कर लीजिएगा, इन्हें जिन के नाम से भी जाना जाता है। नए नए क्वेश्चन जो भी मिले उनको आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, जिन मतलब कहा जाता है विजेता और निर्ग्रंथ मतलब कहा जाता है बंधन रहित। तो इसमें से क्या होता है कि इन्हीं का नाम वर्धमान था। यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बौद्ध मत के अष्टांगिक मार्ग में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सम्यक वचन, सम्यक व्यायाम, सम्यक कर्मांत, सम्यक इच्छा। दोस्तों यहाँ पर 44 नंबर का जो सी नंबर है ये अष्टांगिक मार्ग में दोस्तों शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? बताइएगा कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु इनमें से कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा पदम संभव। ठीक है, क्या हो जाएगा? पदम संभव इसका जो आंसर राइट हो जाएगा। और तिब्बत में इन्हें गुरु रिनपोछे या लोपो रिपोंछ के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया था? मतलब गौतम बुद्ध का जो जन्म है लुम्बिनी है ना, ये किसके द्वारा पता चलता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए रुम्मिन देही स्तंभ है, ये अशोक का रुम्मिन देही अभिलेख है, इसी से इनके जन्म स्थान के बारे में जिक्र मिलता है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस कुषाण शासक से बौद्ध धर्म को संरक्षण प्राप्त था? किस कुषाण शासक से बौद्ध धर्म को संरक्षण प्राप्त था? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कनिष्क के समय की बात है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा कि कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म के महान संरक्षकों में एक था और इसी के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन भी कश्मीर के कुंडल वन में की गई थी, जो कि वासमित्र की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथ के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? चलिए दोस्तों आपका जवाब बी हो जाएगा, अंग। क्या नाम है जगह? अंग शब्द का प्रयोग किया गया है। और अंगों की संख्या कितनी होती है? 12। अंगों की संख्या कितनी है? तो याद रखिए 12 है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं किस मुद्रा में, तो आप कहेंगे ये जो आपके थे धर्म चक्र मुद्रा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इन्होंने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र मुद्रा में दिया था। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बौद्ध धर्म में साण बुद्ध जीवन की किस घटना से संबंधित है? कहानी आपको पढ़ाई गई होगी, जो बुद्ध धर्म में जो साण था ये इनके जीवन से रिलेटेड कौन सी घटना थी? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन इनमें से क्या बनेगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पर 50 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो जवाब यहाँ पर क्या होगा? जन्म से। ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा कि बुद्ध के जीवन से संबंधित जो कमल और साण था, है ना, कमल और साण, कमल और साण ये किससे संबंधित थे? जन्म से थे। तो यहाँ पर दोस्तों ये देख सकते हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से कि बुद्ध के जीवन से संबंधित जो भी घटनाएं हैं, जन्म से संबंधित कमल व साण है ना, ज्ञान पीपल या बुद्ध वृक्ष, मृत्यु स्तूप है, ग्रह त्याग घोड़ा है, निर्वाण में क्या है? पदचिन्ह है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन नहीं था? बुद्ध के समकालीन में से कौन सा शासक नहीं था? यहाँ पर आंसर देना है। चलिए वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। नए क्वेश्चन जो भी मिलते हैं अपनी कॉपी में भी नोट करते रहिएगा। यहाँ पर 51 क्वेश्चन दीजिएगा।
कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन नहीं था, आपसे पूछा है। उदयन दिया है, बिंबिसार दिया है, अजातशत्रु दिया है, महापद्मानंद। दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा महापद्मानंद। महापद्मानंद इसका आंसर है, डी राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ये अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहां पर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महावीर का परिनिर्वाण स्थल कौन सा है। महावीर का परिनिर्वाण स्थल में से कौन सा है। तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, पावापुरी, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर नंबर पावापुरी हो जाएगा। 468 ईस्वी में पावा में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का वह शासक जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। तो भैया जैन धर्म को अपना लिया था, यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त। ऑप्शन सी चंद्रगुप्त इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, चंद्रगुप्त हो जाएगा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। और एक शब्द आपको पढ़ाया गया था, जैन धर्म को जो 3री सदी में चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्यागे थे, है ना। संलेखना विधि जैन विधि है। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो आपका राजगृह, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है। बुद्ध के जो उपदेश हैं वो किस भाषा में है। तो दोस्तों इन्होंने अपने जो भी उपदेश दिए हैं वो आपकी पाली भाषा में दिए हैं। किसमें, पाली भाषा में दिए हैं। एक क्वेश्चन और बनता है कि बुद्ध का सर्वप्रथम उपदेश जो है वो कहाँ पर, तो सारनाथ में धर्म चक्र मुद्रा में दिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस स्मारक के माध्यम से गौतम बुद्ध ने अपने दिव्य ज्ञान को पूरे विश्व में प्रचारित किया था। तो दोस्तों यहाँ पर एक स्मारक है, ऑप्शन बी हो जाएगा महाबोधि मंदिर परिसर। यहाँ पर आंसर जो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी क्या है भाई, शामिल है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों को अपने संदेश पत्थर की सतहों पर खुदवाए थे। किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों को अपने संदेश पत्थर की सतहों पर खुदवाए थे। दोस्तों वन का ऑप्शन में से ए हो जाएगा अशोक। ऑप्शन ए नंबर है अशोक, इसका जो आंसर है यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। चट्टानों की सतहों पर अंकित करवाया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय इतिहास में आटविक राज्य के रूप में किसे संदर्भित किया गया है। आटविक जो आता है, आटविक, तो दोस्तों ये है वन साम्राज्य। ऑप्शन सी हो जाएगा। आटविक राज्य जंगल में रहने वाले आदिवासी लोगों को संदर्भित करता है, दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। और इस युग के दौरान जैसे झारखंड राज्य है, मगध अंग का एक हिस्सा हुआ करता था, तो यहाँ पर आंसर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान था। अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान इनमें से कौन था। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, जेम्स प्रिंसेप। क्या हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप इसका आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा। और इसने क्या किया था, 1837 में कह सकते हैं इसको समझा था, है ना, पढ़ा था। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने 1877 में अशोक की शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था। तो दोस्तों यहाँ पर 1877 में शिलालेखों का जो सेट प्रकाशित किया वो आपके अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर, राइट हो जाएगा। और दोस्तों ये कौन है, तो ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्या है, संस्थापक थे, ठीक है ना। और इन्होंने 1877 में अशोक शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि साम्राज्य में कंटक शोधन नामक एक प्रकार का दरबार प्रचलित था। तो दोस्तों ये कंटक शोधन कह सकते हैं दरबार था, ये किसके दरबार से संबंधित है, तो आपके मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। इसका अर्थ होता है कांटों को हटाना, क्या, कांटों को हटाना। और प्राचीन भारत में आपराधिक न्याय के संदर्भ में इसका इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है गुप्त ने, क्या दिया है, चंद्रगुप्त ने के खिलाफ विद्रोह को नेतृत्व किया और उखाड़ फेंका था। 6 नंबर में ऑप्शन डी हो जाएगा नंद। याद रखिए चंद्रगुप्त ने नंद के खिलाफ विद्रोह को नेतृत्व किया और उसे उखाड़ फेंका, मतलब ऑप्शन जो आपका है डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और देखा जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़े साम्राज्य में से इसका निर्माण दोस्तों इन्होंने किया था, चंद्रगुप्त ने। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक इनमें से कौन था। यहाँ पर आंसर देना है, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, कह रहा आपसे पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक इनमें से कौन था। दोस्तों यहाँ पर आंसर देना है 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बृहद्रथ, क्या हो जाएगा, बृहद्रथ इसका जो आंसर आपका है यहाँ पर नंबर है बृहद्रथ, इसका आंसर है राइट हो जाएगा, बृहद्रथ हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अशोक के नियुक्त किए धार्मिक अधिकारी क्या कहलाते थे। अशोक के नियुक्त किए धार्मिक अधिकारी क्या कहलाते थे। 8 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा धम्म महामात्म। क्या हो जाएगा, धम्म महामात्म, ये आंसर है, राइट हो जाएगा। इस प्रकार के नैतिक नियम आपके हुआ करते थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था। जो भैया तटीय उड़ीसा है ना, उड़ीसा का तटीय क्षेत्र है, इसे प्राचीन नाम में क्या नाम दिया जाता था। तो दोस्तों याद रखिएगा कलिंग के नाम से जानते थे, क्या, कलिंग, जो कि भारत का प्राचीन ऐतिहासिक क्षेत्र था जिसे महानदी और गोदावरी नदियों के बीच पूर्वी तटीय क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मेगस्थनीज एक यूनानी इतिहासकार ने ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में के शासन काल में भारत का दौरा किया था। तो दोस्तों यहाँ पर बताइएगा मेगस्थनीज जो कि यूनानी इतिहासकार था,
एक किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया? तो आपका जवाब सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य इसका आंसर राइट हो जाएगा। और मेगस्थनीज क्या था? एक बौद्ध भिक्षु था, चीनी बुद्धान व राजदूत था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर की जो गुफाएं हैं, बराबर की गुफाएं ये किस काल की गुफाएं हैं? बराबर की गुफाएं ये किस काल की गुफाएं हैं? क्वेश्चन नंबर 11 देना है। और 11 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका ये हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य। क्या बनेगा? मौर्य साम्राज्य इसका आंसर नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक की शिलालेखों से मिलती है? किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? यहां पर आंसर क्या बनेगा? तो दोस्तों 12 का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, सभी विकल्प सही हैं। मतलब दोस्तों यहां पर याद रखिएगा, जीवन व्रत, आंतरिक नीति और विदेश नीति, ये सभी जानकारी मिलती है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये प्रश्न आने से पहले उत्तर कहां से दे रहे हैं? हो सकता है आप पीछे चल रहे हो भाई, है ना, तो एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। हो सकता है काफी लोग आगे चल रहे हो, कुछ लोग नेटवर्क की वजह से पीछे हो, है ना। चलिए, सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? और जो हमारे चैनल से जुड़े हैं तो वो तो इंटेलिजेंट तो है ही, ठीक है। दोस्तों यह सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्नलिखित में से किसे इंगित करता था या करता है? दोस्तों यहां पर देखिए 13 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो जवाब हो जाएगा आपका प्रगति। जो दोस्तों चक्र है ये प्रगति का है, इसका ऑप्शन बनेगा सी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। क्या बन जाएगा? सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। प्रगति को दर्शाता है। जो सारनाथ स्तंभ है ये, इसका जो चक्र है ये प्रवर्तन की घटना है ना। और स्तंभ के चक्र में कुछ 24 तिल्लियां हैं, जो लोग जानते हैं। ये 24 तिल्लियां जो होती हैं वो 24 घंटे सदैव क्या होती हैं? एक चरवर्ती, है ना, या प्रगति को इंगित करती हैं कि 24 घंटा प्रगति हो रही है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जूनागढ़ शिलालेख निम्नलिखित में से किस भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है? जूनागढ़ शिलालेख जो है ये किस भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा संस्कृत। याद रखिएगा, जूनागढ़ शिलालेख जो है ये संस्कृत भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है। और इसमें शक शासक जो रुद्रदामन थे, तो रुद्रदामन के द्वारा सुदर्शन झील की जो मरम्मत है उसका दिलचस्प जो हुआ है, मरम्मत हुई थी, इसको यहां पर दर्शाया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। तो कौटिल्य प्रधानमंत्री थे दोस्तों, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और उन्होंने क्या किया था? नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना मौर्य साम्राज्य बनाया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मौर्य काल में निम्नलिखित में से किस विषय पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार था? मौर्य काल में निम्नलिखित में से किस विषय पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार था? 16 का ऑप्शन दोस्तों यहां पर हो जाएगा बी, खान। क्या दिया है? खान। मतलब मौर्य काल में जो खान उद्योग था उस राज्य का पूर्ण नियंत्रण हुआ करता था, और राज्य ने इसकी निगरानी के लिए अकराध्य नामक अधिकारी की नियुक्ति भी किया था, ठीक है ना। और यह खान विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था, अकराध्य। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? तो अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन सी, याद रखिए भाब्रू। याद रखिए भाब्रू शिलालेख, ये अशोक ने बौद्ध ग्रंथों में विश्वास प्रकट किया था। तो यहां पर जो आंसर आपका है वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? तो दोस्तों धम्म में क्या था? माता पिता की आज्ञा का पालन करिए, दान पुण्य करिए, पैतृक भाव रखिए, संघ के प्रति आस्था। मतलब जो ऑप्शन डी दिया गया है धम्म में ये वर्णित नहीं है। क्या? कि संघ के प्रति आस्था ये वर्णन नहीं किया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे? सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक इनमें से कौन था? 19 नंबर का ऑप्शन देना है। 19 का ऑप्शन दोस्तों याद रखिएगा 30। कौन सा था? 30 जो ऑप्शन है यहां पर राइट हो जाएगा 30। और 30 के निमंत्रण पर ही क्या हुआ था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए मौर्य जो अशोक ने अपने पुत्र राजकुमार महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वंश सबसे प्राचीन है? सबसे प्राचीन वंश इनमें से कौन सा है? यहां पर आंसर देना है 20 नंबर में। तो दोस्तों याद रखिए मौर्य वंश। इनमें से कौन है? मौर्य वंश है। ऑप्शन आपका नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। पहले मौर्य वंश आया, फिर कंडव वंश आया, फिर कुषाण वंश, फिर आपका गुप्त वंश आया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी भी था? देव नाम प्रियदर्शी भी था 21 नंबर में। तो दोस्तों याद रखिएगा मौर्य राजा अशोक है। मौर्य राजा अशोक यहाँ पर जो आंसर है वहां पर ये हो जाएगा, इसने स्वयं को अभिलेखों में देव नाम प्रियदर्शी भी कहा है ना। और इसका जो राज्याभिषेक हुआ था वो 269 ईस्वी पूर्व में हुआ था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहां तक फैला हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य है उत्तर पश्चिम में कहां तक फैला हुआ था? 22 को ऑप्शन देना है, और 22 को ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, हिंदकुश पर्वत तक। कहां तक? हिंदकुश पर्वत तक फैला था। मतलब ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा?
अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा 23 नंबर में? तो दोस्तों हो जाएगा प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। क्या? प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, ये राजतंत्र का सबसे सही वर्णन आपका है जो कि अशोक के समय का है। ऑप्शन आपका नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। और राजतंत्र का उद्देश्य क्या हुआ करता था कि निरंकुश कल्याणकारी राज्य स्थापित करना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? अर्थात जो वराहमिहिर हैं और ये जो आपके आर्यभट्ट हैं ये किससे संबंधित आपके हैं? चलिए यहां पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 24 नंबर में। 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुप्त वंश हो जाएगा। ये क्लास जीके की चल रही है, हिंदी की क्लास नहीं चल रही है, ठीक है ना। यहां पर जो आंसर आपका है नंबर इसका राइट हो जाएगा, गुप्त वंश इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? यहां पर ऑप्शन देना है। तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा 261 ईस्वी पूर्व। क्या हो जाएगा? 261 ईस्वी पूर्व इसका जो ऑप्शन है यहां पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यहां पर देखा जाए कि जो युद्ध हुआ था दोस्तों, इस युद्ध में बहुत भारी नरसंहार हुआ। तो अशोक क्या हुआ? अपनी नीति को त्याग दिया था। और जब त्याग दिया दोस्तों तो कहा जाता है इसके बाद इसने युद्ध नहीं किया था क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा रक्तपात हुआ था। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था दोस्तों? तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कलिंग युद्ध से इसने अपने आप को पूरी तरीके से क्या कर दिया? बदल दिया था, है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा है वह संत जिसने अशोक को बौद्ध के प्रति प्रभावित किया था। वह संत जिसने अशोक को बौद्ध के प्रति प्रभावित किया। यहां पर 27 को ऑप्शन देना है। देखिए 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहां पर उपगुप्त हो जाएगा, जिसका भी ऑप्शन बी नंबर है उपगुप्त, यहां पर आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था? चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया? 28 नंबर ऑप्शन देना है। तो सेल्यूकस निकेटर को दोस्तों किसने? तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि सिकंदर की मृत्यु, तो वही सिकंदर की मृत्यु जो कि 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में हुई थी दोस्तों। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा आपसे बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था? चलिए यहां पर बताइएगा बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था। चलिए जो भी बातें करना है क्लास के बाद में बात करिए, है ना। अभी चलती हुई क्लास में कोई कमेंट नहीं करना है, ओनली पढ़ाई पर ध्यान देना है। बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था दोस्तों? 29 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा तक्षशिला, इसका आंसर बी नंबर है राइट हो जाएगा, तक्षशिला इसका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश से संबंधित नहीं है? कौन मौर्य वंश से संबंधित नहीं है? 30 नंबर में देखिए यहाँ पर दिया गया बिंदुसार है, चंद्रगुप्त मौर्य है, लेकिन अजातशत्रु है क्या भाई? अजातशत्रु नहीं है ना, ये तो आपके गुप्त वंश से है। यहाँ अजातशत्रु ये आपके हर्यक वंश से है ना, ये हर्यक वंश से आपके है जो अजातशत्रु है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करुवाकी। कौन? याद रखिए सम्राट अशोक की उनकी जो पत्नी थी करुवाकी, इनसे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। और यह अशोक की दूसरी पत्नी थी और राजकुमार तीवर की माता थी। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? तो भाई ये बताइएगा मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध पर शासन किया? 32 का ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर भी हो जाएगा शुंग वंश हो जाएगा, शुंग वंश इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अशोक ने समूचे भारत और सीलोन में बौद्ध धर्म का प्रचार किस माध्यम से किया था? यहां पर हमने बताया था सीलोन किसे कहा जाता था, सीलोन किसे कहते थे? तो पुराने समय में सीलोन श्रीलंका को कहा जाता था दोस्तों। तो यहाँ पर 33 का ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर है धर्म महापात्रों को भेजकर, धर्म महापात्रों को भेजकर दोस्तों आपके भारत और सीलोन में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहां स्थित थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी दोस्तों आपके पाटलिपुत्र में थे। ऑप्शन आपका नंबर इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था? चलिए चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर कौन बैठा भाई? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर बिंदुसार बैठा था। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन बताइएगा कह रहा है मौर्य काल के दौरान स्थानिक, क्या स्थानिक कौन था? मौर्य दौरान स्थानिक कौन था? स्थानिक दोस्तों कहा जाता था जिला प्रशासक को। किसे कहते थे? जिला प्रशासक को कहते थे, ठीक है ना, जो कि समहर्ता के अधीन हुआ करता था। यहां पर इसके अंतर्गत में देखा जाए तो 10 गांव हुआ करते थे, इसके अंतर्गत 10 गांव हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो हुआ वो कब हुआ था? तो दोस्तों याद रखिए 340 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 340 ईस्वी पूर्व में कहां पर है? तो पाटलिपुत्र जो कि बिहार में हुआ था। और उन्होंने मगध पर 24 वर्षों तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है बिंबसार किस वंश का शासक था? बिंबसार किस वंश का शासक था? बिंबसार दोस्तों हर्यक वंश का था। देखिए ऑप्शन आपका नंबर इसका राइट हो जाएगा। और इसको ही मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है तो आप बताइएगा बिंबसार है दोस्तों, याद रखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है
कि घटोत्कच है ना, ये घटोत्कच जो कि 290 से 305 ईस्वी पूर्व में किस वंश का शासक था? यहाँ पर देखिए 39 का ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर गुप्त वंश का था दोस्तों, याद रखिए गुप्त वंश इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? भारतीयों के लिए महान सिल्क जो मार्ग है ये आरंभ किया था आपके कनिष्क ने किया था। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा कनिष्क। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस वंश के शासक ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा रखी थी? जो भी आपके कह सकते हैं ब्राह्मण थे, बौद्ध भिक्षु थे, इनको कर मुक्त ग्राम अर्थात जो भी गांव थे उनमें कोई टैक्स नहीं भरना था। तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा सातवाहन। ठीक है, किसने? सातवाहन ने शुरू किया था, जिन्होंने सिक्के चलाए थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय नाटक में यवनिका और पर्दा प्रथा का प्रचलन इनमें से किसके द्वारा शुरू किया गया था? भारतीय नाटक में यवनिका और पर्दा प्रथा का जो प्रचलन हुआ इनमें से किसके द्वारा शुरू किया गया था? यूनानियों के द्वारा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यूनानियों। मतलब भारतीय नाटक में यवनिका और पर्दा प्रथा का प्रचलन सर्वप्रथम यूनानियों ने करवाया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? जो शक संवत है ये प्रारंभ जो किया वो किसने किया था? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर कनिष्क इसका आंसर राइट हो जाएगा कनिष्क। मतलब शक संवत का प्रारंभ कुषाण शासक कनिष्क ने अपने सिंहासन आरोहण के वर्ष है ना 78 ईस्वी में यह प्रारंभ करवाया था और आज भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन था? पीछे क्यों चल रहा है तो रिफ्रेश कर लीजिए, आगे बढ़ जाएगा। चलिए 44 नंबर दिया गया है, देखिए नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। नागार्जुन, अश्वघोष और वासुमित्र ये कनिष्क क्या थे? समकालीन थे दोस्तों। जो नागार्जुन था ये एक बौद्ध दार्शनिक था, बौद्धों में महायान शाखा के प्रवर्तक के रूप में जाना भी गया था। नागार्जुन की बात करते हैं तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। ठीक है, और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? द्वितीय अशोक कहा जाता है दोस्तों कनिष्क को। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा कनिष्क को कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सोने के सिक्के, भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलवाया था? भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलवाया था? तो दोस्तों याद रखिए यूनानियों ने। किसने? यूनानियों ने चलवाया था, याद रखिए यूनानियों, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के किसने चलवाया, तो बड़ी मात्रा में गुप्त वंश थे। शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलवाया, तब आप कहेंगे कुषाण वंश ने चलवाया था। ठीक है ना, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कनिष्क की राजधानी क्या थी? कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर थी। क्या थी? पुरुषपुर दोस्तों, जिसे हम लोग पेशावर के नाम से जानते हैं, पेशावर के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसकी दूसरी राजधानी मथुरा थी दोस्तों, याद रखिएगा कनिष्क की पहली राजधानी पेशावर अर्थात पुरुषपुर थी और दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा। ठीक है ना। और दोस्तों एक पॉइंट और होता है, कश्मीर मतलब कनिष्क ने क्या किया था? कश्मीर को जीतकर वहां पर कनिष्कपुर नामक नगर भी बसाया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है महान कुषाण शासक जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म को अपनाया दोस्तों, याद रखिएगा ये है आपका कनिष्क। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा कनिष्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसके शासनकाल के दौरान गांधार कला अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी दोस्तों? तो देखिए गांधार कला अपने चरम पर थी, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कनिष्क, इसका आंसर सी नंबर राइट हो जाएगा कनिष्क हो जाएगा। यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शासक कुषाण वंश से संबंधित था? कुषाण वंश से संबंधित दोस्तों यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए विक्रमादित्य तो नहीं होगा, दंतीदुर्ग नहीं है, पुष्यमित्र नहीं है, लेकिन ऑप्शन सी हो जाएगा आपका कडफिसिस, है ना, कडफिसिस यहाँ पर प्रथम हो जाएगा, कडफिसिस प्रथम। तो ये है आपका ऑप्शन सी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके इतिहास और देख सकते हैं कि हमने बहुत कुछ कंप्लीट करवा दिया है ना, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भी करवाते हैं। बौद्ध से कितने क्वेश्चन, जैन से क्वेश्चन, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। अगर ये सीरीज को अगर कंटिन्यू रखे रहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन इधर उधर से आपको आएगा नहीं, इसी सीरीज से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं रखते हैं, लाइक शेयर करिए और अगली क्लास आपकी होगी 5 बजे। ठीक है, धन्यवाद।